हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 3 चल रहा है बच्चों, रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है अभिक्रिया की अणुसंख्यता के बारे में। इसके पहले जस्ट हमने अभिक्रिया की कोटि पर वीडियो प्रोवाइड किया था आपको, जिसमें शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, इन सब के लिए दर स्थिरांक की इकाइयां भी निकलवाया था। तो उसे उम्मीद करता हूं आप देखे होंगे बच्चों। यदि उसे देखें तो अब आज क्लियर हो पाएगा आपका जो अभिक्रिया की अणुसंख्यता। क्वेश्चन यहां से सीधा पूछा जाएगा कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता पर टिप्पणी लिखो, सीधा टिप्पणी पूछा जाता है। और अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में तो अंतर पूछा ही जाता है हमेशा। तो आप लोग जो वीडियो प्रोवाइड किया जाता है उसे जरूर देखा करें, क्योंकि जब रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो बेसिक से आपको समझ में आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अणुसंख्यता है क्या। अणुसंख्यता, अणु संख्या, देखिए ना, अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहलाएगी। लेकिन ये किसके लिए है? जब कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही होगी। अभिक्रिया संपन्न कैसे होता है? मान लीजिए एक यौगिक है, टूट करके दो नए यौगिक बना दिया, या दो नए परमाणुओं में टूट गया, या दो से अधिक यौगिक आपस में मिल गए तो नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो ये अभिक्रिया कहला जाती है। अभिक्रिया में होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, टक्कर होता है, संघट्ट होता है, अणुओं के बीच पुराना बंध टूटता है और नए बंध बन करके, नए बंध का निर्माण हो करके नए यौगिक का निर्माण कर देता है। तो वो आपका बच्चों एक अभिक्रिया कहला जाता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से आपस में क्या होती है? क्रियाएं होती है, पुराने बंध टूटकर नए बंध का निर्माण होता है, फलस्वरूप एक नए यौगिक का, है ना, यहाँ पर निर्माण होता है। तो यह जो क्रिया विधि है वो रासायनिक अभिक्रिया कहला जाती है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या बच्चों कि जो अणु भाग लेते हैं, जो अणु भाग लेते हैं उसे बोलते हैं हम अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है और बनने वाले पदार्थों को हम बोलते हैं उत्पाद। भाई हमने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग किया तो क्या बनाया? पानी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हमने लिया तो ये आपका अभिकारक है। ये क्या है? आपका अभिकारक, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और बनने वाला पदार्थ आपका पानी है, तो पानी आपका क्या? उत्पाद है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो आपका अभिकारक है, और बनने वाला जो पदार्थ होता है वो आपका उत्पाद है। अब यहां पर अभिकारक के अणुओं की संख्या, मतलब जो प्रारंभ में जो हम अभिक्रिया संपन्न करा रहे हैं, तो जो प्रारंभिक पद है उसमें कितने अणुओं की संख्या है वो उसकी अणुसंख्यता कहला जाती है। देखिए ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया से उसके आरंभ पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को रासायनिक अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं, आणविकता कहते हैं। ठीक है, अणुसंख्यता या आणविकता वही है। ये तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर हमारे एनसीईआरटी में तो आणविकता दे रखा है और आप अणुसंख्यता अणुसंख्यता बोले जा रहे हो। तो भाई अणुसंख्यता का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहला जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करा रहे होते हैं बच्चों, तो प्रारंभिक पद में कितने अणुओं की संख्या है वो उसकी अणुसंख्यता कहला जाती है। अणुओं की संख्या हो सकती है, परमाणुओं की संख्या हो सकती है, आयनों की संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं केवल अणुओं की ही संख्या होगी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु या आयनों की संख्या अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहला जाती है। अब अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको मैं डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए अभिक्रिया कई पदों में संपन्न हो रही है, कई पदों में संपन्न हो रही है, तो उसका दर निर्धारक पद किसे बोलेंगे? ये भी चीज तो होगा कि भाई कई पदों में संपन्न हो रहा है तो दर निर्धारक पद एक होगा, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? अभिक्रिया की अणुसंख्यता ज्ञात करते हैं। तो जब रासायनिक अनेक पदों में संपन्न होती है तो जिस पद में अभिक्रिया की दर धीमी गति से होती है, ठीक है, धीमी गति से होने वाले पद द्वारा होता है, तो उस पद को हम दर निर्धारक पद कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 3 पदों में कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उसमें बीच वाली जो पद है वो सबसे धीमी गति से होती है, तो उसी से हम दर निर्धारण करते हैं और उसी को दर निर्धारक पद कहा जाता है। फिर से समझिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? 3 पदों में। तो 3 पद में से ऐसा जो पद होगा जो सबसे धीमी गति से संपन्न होगा,
जो धीरे गति से जिसमें अभिक्रिया हो रही होगी, अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से द्वारा हम करते हैं और उसी पद को हम बोलते हैं दर निर्धारक पद। और उसी दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, परमाणु या आयनों की संख्या अणुसंख्यता कहला जाती है। ठीक है, या हम बोल ही दिए कि किसी रासायनिक अपक्रिया में आरंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अणुसंख्यता कहला जाती है। ये एक अणुक अपक्रिया, द्वि अणुक अपक्रिया या त्रि-अणुक अपक्रिया कहला जाते हैं इसके प्रकार। तो एक अणुक में क्या होगा, वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारक के केवल एक अणु भाग लेते हैं, आपका एक अणुक अपक्रिया कहला जाता है। एक अणु भाग लेगा, जैसे आप यहाँ पर देखो ओजोन है, O3 क्या है, ओजोन है, टूट करके O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन बनाता है। तो यहाँ पर O3 का केवल एक अणु है, इसलिए इसे हम बोलेंगे एक अणुक अपक्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों, एक अणुक अपक्रिया। और वहीं पे जब हम द्विअणुक अपक्रिया की बात करेंगे तो वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के दो अणु भाग लेते हैं। देखिए ना, H2 और I2, H2 का एक अणु हो गया, I2 का एक अणु हो गया। तो H2 और I2 दोनों मिलाकर के दो अणु हो गए ना। भले यहाँ पर HI का एक ही अणु बन रहा है, लेकिन आरंभ में जो भाग लेने वाले पदों में देखा जाए तो स्टार्टिंग में अभिकारक में कितने अणु हैं, दो अणु हैं। तो ये द्विअणुक अपक्रिया कहला गया बच्चों। लेकिन वहीं पे जब हम त्रिअणुक की बात करते हैं तो वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारक के तीन अणु भाग लेते हैं। जैसे H2 का यहाँ पर दो भाग हो गया और O2 का एक भाग हो गया, मतलब H2 का दो अणु हो गया और O2 का एक अणु, टोटल मिलाकर के तीन अणु हो गए। भले यहाँ पर H2O के दो अणु ही बनाते हैं, जरूरी नहीं रहता कि जितना अणु भाग ले उतना ही अणु बनाए। भाई आपस में कॉम्बिनेशन हो गया, आपस में जुड़ गए, अभिक्रिया संपन्न हो गई, तो फिर अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो सकती है। भाई नए अणु बन रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि उतने ही अणु हो। ठीक है, तो ये त्रिअणुक हो जाता है। आपके सिलेबस में एक अणुक, द्विअणुक और त्रिअणुक होता है। अब यहां पर एक छद्म एक अणुक अपक्रिया कहलाती है, जिसकी अणुसंख्यता दो होती है, लेकिन वास्तविकता से उसको अध्ययन जब करते हैं बच्चों तो वो अभिक्रिया की कोटि उसकी एक निकल कर आती है। वो छद्म एक अणुक अपक्रिया कहलाता है। यहां पर आप लोग थोड़ा सा लिख लें लास्ट में, क्योंकि नोट करते चलें। हम कोशिश यही करते हैं कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन यदि घुमा दिया जाए तो वो बनना चाहिए। बच्चों को ये न लगे कि सर ने ये चीज तो पढ़ाया ही नहीं। छद्म एक अणुक अपक्रिया, एक अणुक अपक्रिया, ठीक है। छद्म एक अणुक अपक्रिया, छद्म एक अणुक अपक्रिया की परिभाषा लिखें कि कुछ ऐसी अपक्रिया होती हैं जिनकी अणुसंख्यता दो होती है, किंतु जब प्रायोगिक गतिक अध्ययन करते हैं तो उसकी कोटि एक निकल कर आती है। जैसे यहां पर देखिएगा, दो अणु, ऐसा लगेगा कि दो अणु भाग ले रहा है। यहां पर आप ले लीजिए एथिल एसीटेट CH3COO, ये आपका एसीटेट है, C2H5 एथिल है, तो एथिल एसीटेट है। इसकी क्रिया H2O से कराते हैं। ठीक है बच्चों, H पॉजिटिव मतलब अम्लीय माध्यम में, तो यहाँ से आपका C2H5 हट जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाता है CH3COO और यहाँ से एक H आकर के जुड़ जाता है तो अम्ल बना लेता है। अब बचा बच्चों यहाँ पे C2H5 यहाँ से एक AH हट गया है। जैसे H2O में जब टूटता है बच्चों तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव होता है, तो H पॉजिटिव जाकर के इसके साथ जुड़ गया है और ये वाला भाग बचा तो OH निगेटिव को लेगा और ये आपका बना देगा एल्कोहल। तो ये एक ऐसी अपक्रिया है, एक एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि देखो जरा, इसमें अणुओं की संख्या एक है, इसमें अणुओं की संख्या एक है। दिखने में तो दो अणुक अपक्रिया दिख रहा है, यानी इसकी अणुसंख्यता आणविकता दो है, किंतु जब हम गतिक अध्ययन करते हैं तो अपक्रिया की कोटि एक होती है। इस अपक्रिया को हम छद्म एक अणुक अपक्रिया कहते हैं। छद्म एक अणुक अपक्रिया कहते हैं। परिभाषा बन जाएगा, एग्जाम्पल मैंने लिखाई दिया कि छद्म एक अणुक अपक्रिया है क्या, कुछ ऐसी अपक्रिया होती हैं जिनकी अणुसंख्यता देखने में लगती है ना, दो होती है, लेकिन गतिक अध्ययन के बाद ये पता चलता है कि इसकी अब कोटि जो है एक है। तो ये जो अपक्रिया बच्चों छद्म एक अणुक अपक्रिया कहला जाती है। चीजें क्लियर। अब इसमें से थोड़ा सा अपक्रिया की कोटि के बारे में चर्चा कर लेते हैं शाब्दिक रूप से, कि बच्चों जैसे आप पढ़ते हो कि ये अणुसंख्यता है क्या, अणुओं की संख्या, यही तो है अणुसंख्यता, लेकिन अपक्रिया की कोटि क्या है। तो अपक्रिया की कोटि ये है कि जो अपक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं। जैसे देखो, मैं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताया करता हूँ क्रिकेट टीम का। क्रिकेट टीम में जब सिलेक्शन होता है खिलाड़ियों का तो 15 सदस्यीय टीम का सिलेक्शन होता है, लेकिन जो हार और जीत का निर्धारण करते हैं वो केवल और 11 खिलाड़ी,
क्योंकि जब खेलेंगे पूरा का पूरा 15 थोड़ी ना खेल सकते हैं, 11 खिलाड़ी ही खेलते हैं। तो जो उसकी कोट है वो 11 हो गई, और जो पूरे के पूरे 15 सदस्यीय टीम है वो पूरे के पूरे अणुसंघता हो गए। समझ में आया कि भाई मान लीजिए भारत का जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है, तो भारत से 15 सदस्यीय 21 सदस्यीय टीम यहाँ से ले जाते हैं। चलो चोटिल ना हो, 5 सीरीज है, 5 मैच का सीरीज है, वनडे भी खेलना, टेस्ट भी है, तो बहुत सारे खिलाड़ी चले गए। तो अब क्रिकेट के नाम से तो खूब सारे दौड़ पड़े, ऐसे अभिक्रिया के नाम से तो खूब सारे अड़ुओं की संख्या दौड़ लगी, लेकिन जो टोटल अड़ुओं की संख्या वो अणुसंख्यता कहला गई। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो खेलना तो 11 को है, तो 11 ही हार और जीत का निर्धारण करेंगे। ऐसे ही अभिक्रिया में भी सारे के सारे अणु बिल्कुल क्रिया का निर्धारण नहीं करते, जो वास्तविक रूप से क्रिया का निर्धारण करते हैं उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि कहला जाती है। कितना सिंपल है। वो शून्य कोटि हो सकता है, वो अभिकारक के यदि सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से आपने पढ़ा है बच्चों कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन यदि कोई अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर करती ही नहीं है, सांद्रता पर निर्भर करती नहीं, तो शून्य कोटि हो गया। अब यदि अभिकारक का सांद्रता 1 है तो प्रथम कोटि, अभिकारक का सांद्रता 2 है तो द्वितीय कोटि, 3 है तो तृतीय कोटि। इस तरीके से अभिक्रिया की कोटि निकाली जाती है। बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं। अगला जो लेक्चर आएगा अभिक्रिया की कोटि और अणुसंघनता में अंतर, फिर शून्य कोटि का अर्धायुकाल, शून्य कोटि का व्यंजक, प्रथम कोटि का व्यंजक, ये लगातार आपको फटाफट मिल जाएंगे। बहुत जल्द से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों हैंड रिटन नोट्स अभी तक आपने हमारे चैनल के माध्यम से नहीं लिया है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें, है ना। हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है बच्चों, जिसे हर बच्चा ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।